प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, बना लीजिए प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, वेक्टर एडिशन जो होता है कम्यूटेटिव होता है नेचर में। कम्यूटेटिव का मतलब जानते हैं, उसके नीचे लिख लीजिए सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं, जैसे a प्लस बी लिखे तो वेक्टर a में b को जोड़ो या वेक्टर b में a के जोड़ो, आंसर सेम मिलेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव। जैसे समझो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है a और एक वेक्टर है ये b, ठीक है। अब मैं आपको दोनों जोड़ कर दिखाता हूं, a प्लस बी भी और b प्लस ए भी। मान लो अगर वेक्टर a प्लस बी जोड़े, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, a फर्स्ट पहले लिए वेक्टर ट्रायंगल लॉस जोड़ो सिंपल, इसकी हेड से b को जोड़ा, ये है आपका b, ये है आपका a, तो देखिए रिजल्टेंट यानी a प्लस बी कौन मिला, ये मिला, ये रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसकी जो लेंथ है और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा अगर आप उल्टा भी जोड़ोगे तब। कैसे, अभी देखिए b प्लस ए जोड़ रहे हैं, वेक्टर b प्लस वेक्टर a, ठीक है। तो पहले b को रखा, तो पहले b ये है अपना कुछ, अब इसकी हेड से a को जोड़ेंगे तो a अपना उस डायरेक्शन में कुछ है, तो देखो a ये हो गया। अब रिजल्टेंट कौन आएगा, इनिशियल से फाइनल, यही आ गया रिजल्टेंट। देखिए r जिस डायरेक्शन में आ रहा था उसी डायरेक्शन में फिर से आया, जितनी लेंथ का आएगा उतनी लेंथ का फिर से आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि दोनों जुड़ा हुआ है। इसके साथ एसोसिएटिव भी होता है, तो नीचे ये लिख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और दूसरा प्रॉपर्टी में हम लोग लिखेंगे इट इज एसोसिएटिव। ये हो गया कम्यूटेटिव, ये हो गया आपका कम्यूटेटिव, और दूसरा है एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए, ये तो मिटा रहा हूं, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल समझाया था ना, मेन काम की बातें ये है। एसोसिएटिव को भी समझ लीजिए, तो दूसरा एसोसिएटिव जो है इसमें आप ऐसा लिखेंगे, मान लो वेक्टर ए है, बी है और सी है, तो मैं क्या करता हूं, आप जानते हैं पहले ब्रैकेट वाला वर्क पहले करना पड़ता है, तो b प्लस सी को पहले जोड़ दिया उसके बाद a को जोड़ा। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि इसको उल्टा कर दीजिए, a प्लस बी को पहले जोड़ दीजिए, ठीक है, प्लस सी कर दीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे भी करना है, या a को अलग कर दीजिए किसी तरीके से, किसी को पहले जोड़िए, किसी को बाद जोड़िए, ठीक है। तो ये दो एक प्रॉपर्टी है, कभी पूछ ले डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं पूछे तो और अच्छी बात। चलिए हेडिंग बनाइए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हेडिंग बनाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सबसे आसान है टॉपिक, ठीक है। आप सब में से ये कभी नहीं भूले होंगे आप लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कभी नहीं भूले होंगे, बहुत बार यूज किए 11th में 12 में जब भी, पर आगे जरूरत बहुत पड़ेगा जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वेक्टर को यानी फोर्स को अलग अलग डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। इस चीज पे थोड़ा वर्क करेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। ऐसा मान के चलिए जीवन में फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसी मन से पढ़िएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। रिजोल्यूशन मतलब होता ही है कंपोनेंट निकालना। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मान लो
आपकी रेफरेंस के लिए मैंने एक्सिस ले लिया ताकि हम समझ पाए डायरेक्शन को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। आप चाहो तो इसको आई कैप और जे कैप में भी बातें कर सकते हैं, ये आई कैप है, ये जे कैप है। अब मान लीजिए ये आपका ओरिजिन, अब ओरिजिन से कोई 20 मीटर चला, 20 मीटर चला, जहां पे भी पहुंचा ये पॉइंट है P। अब उसे अपनी पोजीशन बताना है, वेक्टर में बातें करेगा तो अपनी पोजीशन वेक्टर बताएगा। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बताएगा? पोजीशन वेक्टर का तरीका आप जानते हैं, ओरिजिन से जिस पॉइंट को मिला दीजिए वो पोजीशन वेक्टर हो गया। और वो आपको एंगल भी बता दिया मान लो, तो उसने बताया भाई मैं 20 मीटर चला इस एंगल पे, यहां पे मेरी ये पोजीशन वेक्टर है। अब आपको खुद सोचना है कि अगर ऐसा गया इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में भी मूव किया और कुछ ना कुछ वाई में भी मूव किया। आप देखिए यहां से ऐसा मैं ड्रॉ करूं तो क्या आपको समझ में आ रहा है? ये जब यहां से यहां पहुंचा हुआ है यानी कि इतनी इसने एक्स में ट्रेवल किया और इतना वाई में ट्रेवल किया। तो अगर आपको निकालना हो कि एक्स में कितना ट्रेवल किया और वाई में कितना ट्रेवल किया, इसी को बोलते हैं कंपोनेंट निकालना या रिजॉल्व करना। एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे इसकी वैल्यू मैंने कुछ लिया, इसी तरीके से एंगल भी कुछ ले लेता हूं ताकि वैल्यू निकल पाए। तो मैं थीटा की वैल्यू मान लो 37 डिग्री ले लिया। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक इसका x हुआ और यहां से यहां तक इसका y हुआ। ठीक है, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? ये। ठीक है ना? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो, अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में अलग से बना रहा हूं, उस राइट एंगल ट्रायंगल देखिए यहां पे ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका 20 है और ये आपका 37 है। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा लगाएं, ठीक है, तो cos का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि x बाय 20, और अगर साइन थीटा लगाएं साइन 37, तो साइन थीटा जब लगाएंगे तो आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी y बाय 20। तो आप यहां से देखिए x और y का वैल्यू निकाल पा रहे हैं। x इक्वल टू कितना होगा? इधर हो गया 20 इंटू cos 37 इक्वल टू x, और ये हो गया 20 इंटू साइन 37 इक्वल टू y। तो आपको इजीली पता चल गया x इक्वल टू 20 इंटू, क्या हमें साइन 37 और cos 37 का वैल्यू याद है? बोलो। हाँ नहीं, कितना cos हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 3/5। कितना बुद्धिमान है आप लोग। ये हो गया 4/5, तो 5 से ये कैंसिल हो गया 4, तो ये हो गया 16 मीटर। यानी मुझे अब समझ में आ गया ये आदमी इधर 20 भले ही चला हो पर x में चला है ओनली 16 मीटर, और y में कितना चला? तो 20 इंटू, ठीक है, 3/5, तो इसमें चला है 12 मीटर। समझ पा रहे हैं ना? यानी कि y का वैल्यू हो गया 12 मीटर, यानी ये y में चला है 12 मीटर। अब ये इतना काम बार बार नहीं करेंगे, ये तो मैं आपको समझाया, इसी को हम लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? देखिए जिससे एक्स लाइन बना, सॉरी जिससे एंगल बना, एंगल किससे बन रहा है? एक्स एक्सिस से 37, उसमें क्या आता है? कॉस। और दूसरा एक्सिस जो है जिससे एंगल नहीं बना उसमें क्या आता है? साइन। समझ पा रहे हैं? तो ये पूरी प्रोसेस को हम याद कैसे रखेंगे? इस पूरी प्रोसेस को हम ऐसा याद रखेंगे
कि अगर कोई भी वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, अब मुझे ना इससे इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू चाहिए, और इससे अगर एंगल बना रहा है, अगर इससे एंगल बना रहा है, तो जिससे एंगल बनाता है उसकी वैल्यू किस में आता है? कॉस में। इसकी वैल्यू आएगा a इंटू कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। बात समझ पा रहे हैं? अगर एक और वैल्यू चाहिए आपको, जरूरत नहीं है तो बस यही सही। अगर दो जरूरत है तो दूसरा वैल्यू जो होगा, रेक्टेंगुलर क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर रहता है एक दूसरे पे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट 90 डिग्री पे। इसकी वैल्यू हो जाएगा a साइन थीटा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बस इतना ही सीखना है हमें। कोई भी वेक्टर जिससे एंगल बनाएगा वो कंपोनेंट कॉस, दूसरा साइन। जो नहीं, ये दोनों आपको यूज होगा फिजिक्स में। कई बार हमें सिर्फ यही जरूरत पड़ेगा, सिर्फ यही निकालेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन एक बात और है, अब मान लो ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, तो इसको भूल जाओगे। कोई आदमी को अगर हम ये बता दें कि ये पर्सन P जो है वो x में 16 मीटर चला, y में 12 मीटर चला, तो फिर ये 20 मीटर का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। अब इस 20 मीटर को भूल जाना पड़ेगा। लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या होगा, ओरिजिनल भी फोर्स रख लोगे और उसका कंपोनेंट भी रख लोगे, एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये गलती नहीं करेंगे। इसी का तो ये दोनों वैल्यू निकालें। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये दो वैल्यू निकाल लिए तब इसको नहीं बोल सकते हैं। और आप देखोगे तो ये दोनों मिलकर ही ये बना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग ऐसा भी दिखाते हैं, ये एक वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर हो गया, इसकी हेड से दूसरा जुड़ा तो रिजल्टेंट ये बन गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ये जो आपका 20 है ना, ये जो 20 है ये इसी से मिलके बना है, 16i कैप प्लस 12j कैप। आई एक्स वाले को आई, वाई वाले को जे। मैग्नीट्यूड निकालने आता है ना, अंडर रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको जब निकालोगे तो वैल्यू फिर से 20 ही आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब बस इस पे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। तो मैंने आपको पहले बताया, इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको नहीं पता है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ये लॉज ऑफ मोशन में सबसे ज्यादा यही काम आएगा। बहुत ज्यादा कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, जहां से एंगल बनेगा वो क्या ले लेंगे? हाँ, कॉस। जहां से एंगल बनेगा वो कॉस। ये जो मैंने किया बस आपको समझाने के लिए इतना किया। ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि एक कंपोनेंट निकालने में साइन का जरूरत होता है, एक में कॉस। कॉस में किस में जरूरत होता है? जिससे एंगल पता होता है। चलिए, तो मैं बस एक दो बेसिक इसी तरीके से तोड़ के आपको दिखाता हूं। एक मैं तोड़ता हूं, एक आप तोड़िए, फिर हम इसकी यूज पर आ जाएंगे, कैसे कैसे इसका यूज है। ठीक है, वेक्टर एडिशन में भी हम लोग इसका यूज करेंगे। आइए, हो गया ना हम सभी का? चलिए, तो हम बेसिक चीजें करते हैं। मान लीजिए एक कोई वेक्टर है, वेक्टर ए, जिसकी मैग्नीट्यूड मुझे मालूम है 5, ठीक है, और ये एंगल मुझे मालूम है कहीं से, कुछ भी ले लो ये एंगल, ठीक है। इस बार ये एंगल ले रहे हैं 53 डिग्री, ठीक है। अब ये आई बोलो या एक्स बोलो, ये जे बोलिए, हम जानते हैं। अब मैं ना ए को ये रैंडम डायरेक्शन में नहीं चाहता हूं, मैं अपनी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने में बीच के किसी स्टेप में ये यूज होगा। हम डायरेक्ट उस स्टेप को लेकर आए हैं, तो मैं चाहता हूं इस वेक्टर ए का वैल्यू मुझे वाई डायरेक्शन में मिल जाए और एक्स डायरेक्शन में मिल जाए, तो मैं इसका कंपोनेंट तोड़ सकता हूं। मुझे मालूम है कि जिससे भी एंगल बनाता है वो कौन सा बनता है? कॉस। तो मैं इस ए का वैल्यू इस डायरेक्शन में निकाल सकता हूं। इस डायरेक्शन हो जाएगा ए कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? अब देखो, दूसरा इस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि दो वेक्टर के बीच में कहीं उसका रिजल्टेंट होता है। तो ये ए जो है ये रिजल्टेंट है, इसी को तो तोड़ रहे हैं ना दो पार्ट में, तो वो दूसरा इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, वो इधर ही होगा, तभी तो उसके बीच में ये आया। तो दूसरा वेक्टर इधर कहीं होगा और उसकी वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा। तो जिससे एंगल बना वो कॉस, जिससे एंगल नहीं बना वो साइन।
और ये दोनों आपस में एक दूसरे में 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 5 और cos 53। अब कोई महान आत्मा जरा सोच कर बताओ, cos 53 का वैल्यू 3/5, तो ये हो गया 5 इंटू 3/5, 5 से 5 कैंसल, आंसर आ गया 3। जो भी है फोर्स होता न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता मीटर, अभी यूनिट छोड़ दे रहे हैं, सिंपल लिख दे रहे हैं 3 यूनिट, जो भी हो। सेम इसी तरीके से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो, 5 इंटू साइन 53, ये हो गया 5 इंटू 4/5, ये कैंसल हो गया, तो ये आ गया 4 यूनिट। अब जरा देखिए इस वेक्टर ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 यूनिट किधर है, जे डायरेक्शन में, और 4 यूनिट किधर है, आई में या माइनस आई में, माइनस आई में। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे 4 इंटू माइनस आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप। अब जनरली ऐसा नहीं लिखा जाता, ये माइनस को बाहर ले आया जाता है, तो वेक्टर ए को आप ऐसा लिखोगे -4i कैप प्लस 3j कैप। अब आपको पहले ही पोजीशन वेक्टर के समय सिखाए थे, इसकी मैग्नीट्यूड निकालना, इसकी मैग्नीट्यूड निकालोगे तुम देखोगे फिर से वही आ गया 5 अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, याद आ रहा है, ट्रिपलेट 5, तो वही आया 5। तो कई बार हमें यहां से यहां पहुंचना होगा या यहां से यहां पहुंचना होगा अपनी एग्जाम में, मतलब अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग के समय। अब इसे कंप्लीट करें। ठीक है, देखो ये भी एक माइंड में हम लोग का जो बैठा रहता है कि x का मतलब हॉरिजेंटल, y का मतलब वर्टिकल, ये भी गलत है। देखिए दो एक्सिस के बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, बाकी एक्सिस को, ये है एक्सिस x y z, अब इसको कहीं भी रोटेट कराइए अपनी डायमेंशन स्पेस में, कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक एक्सिस हो सकता है, ये कोई एक्सिस हो सकता है, ये भी कोई एक्सिस हो सकता है। इसको भी आप एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, इसको भी आप वाई एक्सिस बोल सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन है कि एक्स और वाई एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल मतलब भी 90 डिग्री होता है, समझ पा रहे हैं? तो ये एक दूसरे पे 90 डिग्री है, बस इतना होना चाहिए। ओके, मान लो ये मैंने बता दिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये एंगल 53 डिग्री, ये 10। अब इसी तरीके से मुझे लिखकर आप बताइए जरा। आइए, आई होप आपने कर लिया। चलो मैं रहने दे, मिटा ही दे रहा हूं। अगर नहीं किया है तो बोर्ड पे देखिए। तो मुझे पता है इस ए का फिर से दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, इस ए को मैं इधर ला सकता हूं। बता इसका वैल्यू क्या होगा, ए कॉस थीटा या 53 डिग्री बोलिए। और दूसरा, अब दूसरा किधर बनेगा, तो ये बीच में होना चाहिए, यानी कि दूसरा ये बनेगा, और उससे 90 डिग्री पे है, बिल्कुल है। और इसकी वैल्यू हो जाएगा ए साइन थीटा। अब दोनों की वैल्यू भी निकाल दीजिए। तो ए कॉस थीटा का वैल्यू निकालने जाओगे तो हो जाएगा 10 कॉस 53 डिग्री, ये आ गया 10 इंटू 3/5, ये 2 से कैंसिल होकर क्या हो गया 6। सेम इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू साइन 53, तो 10 इंटू 4/5, ये कैंसिल होकर 2 यानी कि 8, जो भी यूनिट होना है। अब देखो उसको लिख कैसे सकते हैं, ए इक्वल टू हम लोग को लिखना पड़ेगा, अगर आपने इसको x माना यानी ये क्या रहा होगा -x, यानी ये आप लिखेंगे -8i कैप। एक्चुअल में मैग्नीट्यूड 8 है और है -i कैप, पर हम लोग माइनस पहले लिखते हैं। ओके, और क्या लिखेंगे, देखो y इधर है तो ये क्या रहा होगा -y, तो लिखेंगे -6
जे कैन। और अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिला मुझे, इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर है इसके पास दो कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन में 8 वैल्यू है, माइनस एक्स डायरेक्शन में और माइनस वाई डायरेक्शन में 6 वैल्यू। बातें समझ पा रहे हैं? तो एक वेक्टर को देखकर उसकी कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक कंपोनेंट को देखकर हम वेक्टर भी बना सकते हैं। कैसे? अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड समझते हैं ना, वो निकालेंगे तो फिर से 10 ही आएगा। अगर मानो इसकी मैग्नीट्यूड मुझे निकालना होता, मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालते? अंडर रूट इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यही तो आता 64 प्लस 36, यही तो बनता 100 और बाद में यही 10 बन जाता। तो किसी वेक्टर को देखकर उसका कंपोनेंट बना सकते हैं, कंपोनेंट को देखकर वेक्टर बना सकते हैं। क्लियर है ना मेरी बातें? चलिए, जिनका नहीं हुआ प्लीज कंप्लीट करें। अब देखो ये कंपोनेंट का यूज सीखते हैं। एक तो वेक्टर एडिशन में कई बार इसका यूज होगा, तो हम लोग एक वेक्टर एडिशन में यूज करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेते हैं पर उसे सॉल्व करेंगे कंपोनेंट की मदद से। मिटाऊं इसे? ठीक, देखो पहले तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका ओरल आंसर दीजिएगा आप लोग। ये एक 2 न्यूटन फोर्स F1, इसकी वैल्यू 2 न्यूटन, एंड दूसरा फोर्स F2, इसकी वैल्यू भी 2 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, मैं रिफरेंस के लिए मान लेता हूं दो एक्सिस को, ये अपना एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस। मैं आपको पूछूं अगर रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 क्या होगा? F1 प्लस F2 है ना, रिजल्टेंट कितना होगा जी? मैग्नीट्यूड पूछा जाए रिजल्टेंट का तो 2 न्यूटन। क्या ओरल आंसर निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। कल कौन सा केस किए थे? जब दो वेक्टर सेम हो और दोनों के बीच का एंगल कितना हो, तो सेम था ना वैल्यू जी, कल एक्स एक्स करके किए थे, याद आया कुछ? हाँ, तो इसकी वैल्यू तो 2 ही न्यूटन होगा, कल या परसों जब भी किए थे। पर मैं चाहता हूं ना इसको ऐसा ना कंपोनेंट से सॉल्व करना, ताकि मेरा प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि हमेशा यूज करेंगे, फिजिक्स में हर चीज को कई अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी कोई अप्रोच आसान होगा, कभी कोई अप्रोच आसान होगा, कोई वन रूल नहीं है यहाँ पे। तो हर रूल को अपने को सीखना है, प्रैक्टिस करना है। आइए इसको दूसरे तरीके से देखो सॉल्व कैसे करेंगे। इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक, मैं अभी क्या करूंगा, दो कंपोनेंट है, एक ये एक्स डायरेक्शन में रहने दूंगा, दूसरा जो ये रैंडम डायरेक्शन में, इसको मैं कंपोनेंट तोड़ सकता हूं। तो इसके लिए मुझे इसका एंगल चाहिए। अब एंगल कैसे निकाले तो ध्यान से देखो, एक तो इससे एंगल मालूम है पर 120 फिर साइन 120 कॉस 120 बहुत मुश्किल है। तो मुझे ना एक और एंगल समझ में आ गया, ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये 90 होता है ये एक्स और वाई में। तो अब इस 2 का एक ये कंपोनेंट तोड़ सकते हैं कि ये कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। इस 2 का वैल्यू इस डायरेक्शन में हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री, और इस डायरेक्शन में वैल्यू हो जाएगा 2 sin 30 डिग्री। ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू साइन 30, याद है किसी को? है ना? तो ये कैंसिल हो, कितना आ गया? 1, और ये कितना हो गया? 2 इंटू √3/2, ये कैंसिल हो, कितना आ गया? √3। अब देखिए इसको वेक्टर एडिशन कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर √3 और 1 को देख रहे हो तो इसको देखना मना है, बात समझ पा रहे हैं? तीनों को देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लॉज ऑफ मोशन में देखा हूं, बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है। कंपोनेंट भी तोड़ देते हैं और उन्हें एरो एरो बना देते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम वहां सीखेंगे, उसके तीनों को एक साथ देखने लगते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसको अब देखिए मत, इसको भूल जाइए, ये वैल्यू मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे
समेशन ऑफ ऑल इन एक्स डायरेक्शन, समेशन ऑफ ऑल इन वाई डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो एक्स डायरेक्शन का समेशन कितना है? एक्स डायरेक्शन टोटल कितना फोर्स हो गया, जितना भी वैल्यू, कितना? 2। एक ये 2 न्यूटन इधर है और एक इधर भी तो है ना। ये क्या था अपना, कुछ F2 था, क्लियर है ना। तो इधर है 1 और उधर है 2। अच्छा ये फोर्स है ना, तो हम न्यूटन लिख ही सकते हैं, तो न्यूटन ही लिख दीजिए। तो एक्स डायरेक्शन में टोटल 2 फोर्स या 2 वेक्टर, एक प्लस एक्स में और एक माइनस एक्स में, और अपोजिट में हो तो क्या करते हैं, कल स्पेशल केस, आंख बंद करके माइनस, और ज्यादा में कम को माइनस। तो 2 - 1, 2 - 1 यानी कि 1। ओ मैं ना y में लिख दिया, तो ये हो गया 2 - 1 यानी कि 1 न्यूटन। क्लियर है? ओके। आई में होगा या माइनस आई में होगा ये 1 न्यूटन? 2 इधर है तो ज्यादा इधर है ना, तो ये आई भी लिख ही दो। तो मैं ऐसा लिख दूंगा 1 आई, इतना यूनिट बाद में लिखा जाता है डायरेक्शन के बाद, ठीक है। अब जानते हैं 1 लिखना नहीं लिखना बात एक ही है। इसी तरीके से y में लिखेंगे तो y क्या हो गया, देखो जरा, एक ऊपर नीचे कोई भी है क्या? नहीं, तो बस एक ही है और प्लस y में है, तो इसका वैल्यू हो गया √3 इतना न्यूटन। तो अब हम अपनी वेक्टर जो हमारा रिजल्टेंट है, यानी दोनों मिलकर जो रिजल्टेंट होता उसको लिख सकते थे I माइनस √3j। क्या मेरी बात समझ पाए? इसकी मैग्नीट्यूड निकालना होता तो मुझे मालूम है ऐसा कोई भी वेक्टर हो, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता इसका स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट कितना 1 प्लस j का कोफिशिएंट √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 4, रूट के बाहर आया तो 2। समझ पा रहे हैं? यानी कि अब r की वैल्यू 2 आया। तो पैरेललोग्राम से भी निकाल सकते थे, उसका स्पेशल केस से, और कंपोनेंट से भी निकाल पाए। समझ पाए? में भी लगेगी सर ये तो बेकार तरीका इतना लंबा, लेकिन कई बार यही यूज होगा, खास करके जब बहुत सारा फोर्स होगा तो वहां कंपोनेंट तोड़ तोड़ के ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर से मैं पूरी प्रोसेस दोहरा रहा हूं, बहुत ध्यान समझिए। प्रोसेस नंबर 1, जितनी भी फोर्स यानी जितना भी वेक्टर एक्स और वाई में नहीं है सबका कंपोनेंट निकालिए एक्स और वाई में। स्टेप नंबर 2, सभी एक्स कंपोनेंट को जोड़िए, सभी वाई कंपोनेंट को जोड़िए। जोड़ते समय सेम डायरेक्शन में तो सीधा जोड़ देंगे, अपोजिट है तो माइनस करेंगे। फिर तीसरा, जब एक्स और वाई कंपोनेंट मिल गया तो तुरंत उसका निकल जाएगा मैग्नीट्यूड। क्या ये प्रोसेस क्लियर है हम सभी का? तो आई होप आप ना कंपोनेंट का ये यूज भी सीख गए। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उसको जरा सॉल्व कीजिएगा। अब सिर्फ समेशन ऑफ एक्स और वाई निकाल के छोड़ देना, थोड़ा वैल्यू अजीब सा आएगा। बस यही सारी चीजों को आपको थोड़ा फास्ट करना है। थोड़ा फास्ट करता है तो आपका हर क्वेश्चन देखोगे बहुत सॉल्व होने लगेगा जल्दी जल्दी। एक समय आएगा लॉज ऑफ मोशन में जो हर दूसरा क्वेश्चन में यही काम करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में यही करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं बस रैंडम एक क्वेश्चन पिक कर रहा हूं। ये मान लो x, ये मान लीजिए y। 2 फोर्स है, ये F1 है और ये F2 फोर्स है। ठीक है, F1 की वैल्यू 10 न्यूटन लिया, F2 की वैल्यू में 5 न्यूटन लिया। इसकी एंगल 37 ले रहा हूं, इसकी एंगल 53 ले रहा हूं। फिर से देखो, डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं कौन सा तरीका, 2 वेक्टर को जोड़ने का, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इस दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इसको जोड़ दोगे 90 हो जाएगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर। क्लियर है? पर हम वैसे नहीं सॉल्व करेंगे, हम कंपोनेंट से सॉल्व करेंगे। तो कंपोनेंट से तरीका क्या होगा, इसका 2 कंपोनेंट x में और y में, इसका भी 2 कंपोनेंट x में और y में, फिर समेशन ऑफ ऑल x समेशन ऑफ ऑल y। तो आप कंपोनेंट से तोड़िए। अभी में भी आपको लगे थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, पर ठीक है, कल हमें उसका प्रैक्टिस हो गया, आज इसका प्रैक्टिस हो जाना। आ गया ना? मैं डायरेक्ट आंसर निकालता हूं, आप मिलाइए। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर
मैं दूसरे तरीके से निकालूं, क्या रूट 125 आ रहा है आपका फाइनल। आप इस तरीके से नहीं निकालेंगे, आप कंपोनेंट से निकालेंगे, आप कंपोनेंट से निकालेंगे। अच्छा चलो कंपोनेंट तोड़ते हैं हम लोग। मैंने 5 का 2 कंपोनेंट तोड़ा, एक नीचे आएगा और एक इधर आएगा। ओके जी, बताइए इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 5 साइन 37, क्लियर ना, क्योंकि इससे एंगल नहीं बना और इससे एंगल बना तो इसको क्या लिखेंगे, 5 cos 37, क्लियर है। आइए इसकी वैल्यू करते हैं, 5 इंटू 37 साइन, जल्दी जो देखो बच्चे नहीं बोलोगे ना याद ही नहीं कभी होगा, जो बोले उनको याद हो गया, जो नहीं बोल रहे अभी तीसरी बार यूज हुआ, जल्दी बोलो, 3/5, तो ये आंसर हो गया 3 न्यूटन। इधर आया 5 इंटू इसका वैल्यू 4/5, ये कितना हो गया 4 न्यूटन। अब 3 और 4 निकल गया तो इस 5 को भूल जाना है, इस 5 को देखोगे पाप लगेगा। अब इसी तरीके से ये 10 निकालिए, ये 10 का वैल्यू एक इस डायरेक्शन में आएगा, क्या लिखूं 10 साइन कौन बोल रहा है cos 53, यानी 10 इंटू cos 53 जी 3/5। सभी बच्चे बोलने की कोशिश करें, बिना बोले नहीं याद होगा, तो 6 न्यूटन। सेम इसी तरीके से ये 10 का इधर निकाल रहे हैं, मान लो ये हो गया 10 साइन कॉस साइन 53, यानी कि हो गया 10 इंटू साइन 53, ये कैंसिल होकर 2 यानी कि 8 न्यूटन। अब हम निकालेंगे समेशन सभी x का और सभी y का, तो समेशन ऑफ ऑल x, सभी x डायरेक्शन का समेशन, तो एक ही तो है, सभी जो है प्लस x में ही है, तो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं आंख बंद करके जोड़ देते हैं, तो एक है 4 न्यूटन, एक है 6 न्यूटन, तो 10 न्यूटन। तो 10 I और यूनिट लिखना है तो लिख दो न्यूटन। समेशन ऑफ y, एक ऊपर है एक नीचे है, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, ज्यादा में कम को, ऊपर 8 नीचे 3, तो क्या लिखूं 5, मैं लिख देता हूं 8 माइनस 3, यानी कि 5, पर 5 कौन सी डायरेक्शन में बचा जी, प्लस y में या माइनस y में, प्लस y में, यानी कि j इतना न्यूटन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर को 10i कैप प्लस 5j कैप, और यूनिट भी लिखना है तो पूरे में न्यूटन लगा दीजिए। अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो वही जो मैं वहां काम कर रहा था, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125। क्या क्लियर है ना मेरी बातें। ये प्रोसेस बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, इतनी आपको प्रैक्टिस करना है। जल्दी से देखें, किसी स्टेप में कोई डिफिकल्टी फेस कर रहा है तो मुझे बताएं, मैं उसकी हेल्प करता हूं। पर ये एकदम मैकेनिक्स में जब फ्री बॉडी डायग्राम सीखेंगे उसका ना ये आत्मा है, ऐसा समझो, कंपोनेंट तोड़ना, बहुत सारा फोर्स होगा, उसको रिजॉल्व करके समहाउ एक्स और वाई में लाएंगे। आप पहले भी सॉल्व किए होंगे तो याद कीजिए 11th में ऐसा कुछ करते थे, लो आप ही पढ़े थे 1 साल पहले, 11 नहीं पढ़े थे, पढ़े थे ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इसी में मुझे सिखाना है, इसकी और अच्छी क्वेश्चंस करने के लिए अपने एग्जाम में आएगा, एक टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम, हेडिंग बनाइए जरा, इक्विलिब्रियम। यही कंपोनेंट ही सीख रहे हैं, रिजोल्यूशन ही सीख रहे हैं, पर उसके बीच में बस स्टॉप आए तो उतर के थोड़ा नाश्ता वास्ता करिए। तो टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है जी, इक्विलिब्रियम क्या होता है बोलो ना, जहां पे टोटल फोर्स क्या हो जाए 0, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे एक लाइन में। चलिए, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ, आप लिख लीजिए नेट फोर्स नहीं 0, नेट फोर्स 0, यानी सबका समेशन, नेट फोर्स इक्वल टू 0। जब भी नेट फोर्स 0 होगा यानी वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम।
किसी पॉइंट पर नेट फोर्स 0 हो तो वो पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाएगा, किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स 0 हो तो वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। यानी कभी भी कहीं पे नेट फोर्स 0 तो वो इक्विलिब्रियम। अब ये चेक कैसे करते हैं, तो इसका तरीका है, अगर सभी एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0 हो जाए, यहां एक्स लिखा मतलब एक्स डायरेक्शन का, सभी एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0 हो जाए, सभी वाई डायरेक्शन का फोर्स 0 हो जाए, जेड तो अपना लेते ही नहीं है फिर भी लिख ही दो, यानी जितनी भी डायरेक्शन हो सकता है सभी डायरेक्शन का फोर्स अगर 0 हो जाए तो वो ऑटोमेटिक 0 + 0 + 0 0 ही आएगा। तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इतना 4-5 स्टेप नेट फोर्स तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना चेक करेंगे कि उसका सभी एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0 है या नहीं है, सभी वाई डायरेक्शन का है या नहीं है, और अगर जेड डायरेक्शन है तो जेड डायरेक्शन का है या नहीं है। फिर से उसका रिजल्टेंट निकालकर नहीं चेक करेंगे 0 होगा। अगर मान लो y और z में फोर्स 0 हो भी गया और x में नहीं हुआ तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, एक फोर्स तो प्रेजेंट रहेगा, नेट 0 होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये स्टेप होता है हमेशा, ये स्टेप होता है, क्लियर है ना ये? ठीक है। इसी इक्विलिब्रियम में एक चीज और सीखना होता है, उसको बोलते हैं लैमिस थ्योरम। ठीक है, तो मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लिखे इक्विलिब्रियम के नीचे ये कंडीशन है। ओके, तो इसके बाद एक इसी का कंडीशन है लैमिस थ्योरम, 3 के लिए होता है, तो लैमिस थ्योरम। ठीक है, देखिए लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, फिर मैं लिखा भी दूंगा। मान लो ये कोई पॉइंट इक्विलिब्रियम में है और आप बोल रहे हो कि इस पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, ये पॉइंट पर 3 फोर्स लग रहा है, F1, F2, F3, तो 3 फोर्स मिलकर भी इक्विलिब्रियम हो सकता है, यानी तीनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर सकता है। पर इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है? देखो F1 उसके सामने का एंगल, F1 फोर्स इधर, उसके सामने ये हुआ, तो इसका नाम मैंने अल्फा रख दिया। ये F2 इसके सामने ये है, ये एंगल, इसका एंगल मैंने बीटा रख दिया। F3 इसके सामने ये है, इसका एंगल मैंने गामा रख दिया। ठीक है, तो अगर कभी F1/sin अल्फा, यानी F1 लेंगे उसके सामने वाला एंगल लेंगे, ये इक्वल होगा F2/sin बीटा इक्वल टू F3/sin गामा। तरीका याद रखने का समझो, जो भी लेंगे उसके सामने वाला एंगल लेंगे, क्लियर है ना? अगर कभी ये कंडीशन फुलफिल करता है मतलब ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, ये अगर पॉइंट का नाम मानो P रखते हैं, इसका मतलब है देन P इज इन इक्विलिब्रियम। तो अगर वर्ड में लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए, वर्ड में लिखना है तो एक लाइन लिख लीजिए ऊपर, if a point is in equilibrium, a point is in equilibrium and three forces acting on that point, three forces acting on that point, then all three force must be, ये लिख लीजिए, all three force must be इस कंडीशन में होना चाहिए, all three force must be इस कंडीशन में होना चाहिए, कंडीशन लिख लीजिए, ऐसा कंडीशन में होना चाहिए। तो जब भी किसी बॉडी पे 3 फोर्स लगे और आपको लगे कि वो इक्विलिब्रियम में, आप में शक हो रहा है, तो तुरंत आप ये कंडीशन लगा सकते हैं, डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए F1 के सामने ये एंगल, तो अल्फा क्या रहेगा, F1 छोड़ दो, F2 F3 के बीच का एंगल, ठीक है, F1 ले रहे तो F1 छोड़ दो, F2 F3 के बीच का एंगल। बीटा क्या होगा, F2 के ऊपर है तो F2 को छोड़ दो, इस दोनों के बीच का एंगल। F3 क्या है, मतलब गामा क्या है, तो F3 के ऊपर है तो F3 को छोड़ दीजिए, F3 को छोड़ दिए, F1 2 के बीच का एंगल। क्लियर है ना? चलिए इस पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं।
लिखिए, अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम अंडर एक्शन ऑफ three forces, under action of three forces as shown in figure, full stop. Find magnitude of F1 and F2. Find magnitude of F1 and F2 बनाइए। ये डायग्राम आपके पास है, तीन फोर्स है और बोल रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है या पॉइंट है, जो भी ये P मान लो, ये इक्विलिब्रियम में है, यानी आपको पहले से पता है कि ये इक्विलिब्रियम में, मतलब तीनों फोर्स लेमिस थ्योरम को फॉलो किया होगा। अब लेमिस थ्योरम यूज कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करें। नीट और जेई की तैयारी में टीचर के पढ़ाने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, आप कितना ज्यादा अपने हाथ को चला रहे हैं। चलिए, F1 कितना आया पहले बताओ, दोनों का वैल्यू सेम या अलग? F1 और F2 का वैल्यू सेम आएगा या अलग आएगा? सेम आएगा। और कितना आ जाएगा? चलो मुझे ये बताओ, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो मुझे जरूरत पड़ेगा, कितना होगा ये एंगल? अरे भाई पूरा गोला 360, उसमें ये और ये पता है, तो ये नहीं पता है कितना? 135। ये भी एंगल 135 कैसे निकाले? क्लियर है ना? पूरा 360, उसमें ये और ये पता है, तो ये तो जो बचा हुआ है 360 में ही ना बचा हुआ है। ओके, अब मुझे पता है लेमिस थ्योरम को फॉलो करना ही है, यानी उसका लगा दीजिए F1 बाय F1 के सामने वाला एंगल कौन है? ये sin 135 शुड बी इक्वल टू F2 बाय उसके सामने फिर से sin 135 इक्वल टू F3 का वैल्यू ही मालूम है, तो मैं F3 लिख रहा हूं। तो F3 का वैल्यू है 10√2 डिवाइडेड, इसके सामने है 90, तो sin 90। ओके जी, अब जरा ध्यान से देखें, इसको लिख सकते हैं F1 बाय sin 135, F2 बाय sin 135 इक्वल टू, देखो sin 90 तो 1 होता है, तो बचा कितना? 10√2। क्लियर है ना? तो आपको ये समझ में आ गया। पहली बात देखो, आप इसको छोड़ो, 3 हो तो पहले इसको छोड़ो, इसको और इसको देखो, जब नीचे सेम है तो ऊपर भी तो सेम ही रहा होगा। क्लियर है ना? यानी इससे ये समझ में आया कि F1 की वैल्यू F2 के बराबर है, और वो कितना है? तो वो है 10 सॉरी नहीं, अभी नहीं बोल सकते क्योंकि नीचे ये भी तो है, पर ये बराबर, ये समझ में आया। अब इसको इक्वेट कर दीजिए, अलग अलग भी इक्वेट कर सकते थे, अब हम लोग कर सकते किसी को F1 करो या F2 को करो। तो F1 बाय sin 135 शुड बी इक्वल टू 10√2। क्लियर है ना? यहां से F1 कितना आ गया? 10√2 इंटू sin 135 उधर गया, sin 135। अब sin 135 का वैल्यू निकालना हम लोग सीखे हैं? नहीं सीखे हैं? कितना आया? 1/√2, तो कैंसिल होकर बचा 10 न्यूटन, और F1 F2 बराबर है, यानी F1 और F2 दोनों 10 न्यूटन। अब देख रहे हैं, अगर आपने वहां एंगल निकालने का प्रैक्टिस नहीं किया होता तो अब यहां आपको दिक्कत आता। तो हर स्टेप एक दूसरे से लिंक है, पूरी फिजिक्स ही लिंक है। आप कहीं पे छोड़ेंगे, लगेगा वहां पे आपको लग रहा होगा क्या ही सर करा रहे हैं, 135 का एंगल निकलवा रहे हैं। क्लियर है ना? कैसे निकाले 135? पहले इसको जोड़े 180 से, माइनस किया ना, या 90 से भी कर सकते हैं। तो अगर sin 135, देखो शॉर्ट में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अगर कोई भूल गया हो। sin 135
हमने तरीका बनाया था 180 से करेंगे ताकि चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस कितना 45। अब मुझे मालूम है कि 180 में प्लस माइनस करने से चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होने का मतलब साइन साइन में ही रहता है, तो साइन 45 ये कहलाएगा। पर ये भी चेक करना है प्लस या माइनस, तो ये ओरिजिनल देखकर पता चलता है। 135 किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड में, तो सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव ही रहेगा। और साइन 45 हो गया 1/√2, यहां से ये निकल गया 1/√2। क्लियर है ना, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने दो, इस पे और भी क्वेश्चन मुझे कराना है, क्लियर ना। और कल हम लोग शुरू कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन।